न जाने हमारा भाग्य कब बदलेगा। आधी से ज्यादा जिंदगी तो बुरे दिन काटते काटते बीत गई। कभी सुख के दो निवाले मुंह में नहीं गए। क्या बड़बड़ा रही हो माँ? कुछ नहीं बेटी, बस खाली बैठे बैठे तरह तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं। तू ज्यादा क्यों सोचती है माँ? सब ठीक होगा। कब और कैसे ठीक होगा बेटी? ये गरीबी तो जैसे छाती पर बैठी हुई है हमारे। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तो और भी बद से बदतर हालात हो गए हैं हमारे। मैं तो तुम दोनों की ही चिंता में मरी जा रही हूँ। ना ही मैं तुम दोनों का बचपन ही सुधार पाई और ना ही जवानी। तेरा भाई अधेड़ उम्र का हो गया है, शादी की उम्र निकले जा रही है, और तेरी भी शादी की उम्र हो चली है। समझ नहीं आता क्या करूं, कहां से करूं। माँ, अगर मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? शायद यही भगवान भी चाहता है। बेटी, अब बची ही कितनी उम्र है मेरी। मैंने तो अपने दिन भूखमरी में जी लिए। अब वक्त हो चला है मेरा तुम दोनों का ब्याह कर दूं। उसके बाद खुशी खुशी भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर दूंगी। लता फूट फूट कर रोने लगती है। अरे पगली, रोती क्यों है? अभी तेरी माँ इतनी भी कमजोर नहीं हुई है। इन हड्डियों में बहुत जान है अभी। देखना, तुम दोनों की शादी ब्याह करके ही सांस लेगी ये बुढ़िया। मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है बेटी। माँ, भैया भी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और आप भी ऐसी बातें करती हो। भैया होते तो आपकी शिकायत उन्हीं से करती। अच्छा, माफ कर मुझे। मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें। लता अपनी माँ के गले लग जाती है। तभी बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है। चल बेटी, बकरी को भूख लगी है लगता है। ला, थोड़ा सा पानी दे दे, पीकर इसे चरा लाऊं, वरना ये चिल्लाती रहेगी। माँ, तूने कल भी कुछ नहीं खाया, आज भी पानी पीकर बकरी चराने जाएगी क्या? थोड़ा सा गुड़ रखा है, वही खा ले। अब बुढ़ापे में ज्यादा भूख नहीं लगती बेटी। जब जवानी थी तब भी ऐसे हालात थे। उस समय बड़ी जोरों की भूख लगती थी। ना मिलने पर भूख को पानी से ही संतुष्ट करती थी। अब तो इन हड्डियों को भी आदत हो चुकी है और इन्हें भी पता है कि भरपेट खाना कहाँ इस बुढ़िया की किस्मत में। चल, मैं बकरी को चरा कर लाती हूँ। बूढ़ी बकरी को खूंटे से खोलती है और हाथ में डंडा लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। आजा आजा, हुर्रा रा हुर्रा। लता दरवाजे पर खड़ी खड़ी आंखों में आंसू लिए न जाने क्या सोच रही थी। शायद वो अपनी बूढ़ी माँ की हिम्मत की सीमा देख रही थी। भैया, कहाँ हैं आप? बहुत दिन हो गए आपको गए। अब आप ही जाइए, हमारी स्थिति बद से बदतर हो रही है। दूसरी तरफ क्या हुआ बलराम, किस सोच में बैठे हो? काफी दिन हो गए, अम्मा और बहन की याद आ गई है। मैं तो परदेश में आ गया कमाने के लिए, पर ना जाने वो दोनों कैसे होंगे। सोच रहा हूँ जितना कमाया है उन्हें जाकर दे आऊं। पता नहीं ठीक से गुजारा भी हो पा रहा है उनका या फिर नहीं। अभी तो बहन की शादी भी करनी है, बहुत सारा धन इकट्ठा करना है। अच्छा, अब समझा। क्या समझा? तेरे आधे पेट भोजन करने की वजह रोज तेरा आधा भोजन करना समझ नहीं आता था। आज मुझे समझ में आया जिम्मेदारियां क्या क्या करवाती हैं। अब समझा इतना सारा धन तू इकट्ठा क्यों कर रहा था। हाँ मित्र,
सही कहा तुमने, पर जिम्मेदारियां कहना बहुत आसान है। इससे भी बड़ी है भूख, जिसकी पीड़ा मुझसे और मेरे परिवार से बेहतर कौन जान सकता है। भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। अच्छा, घर पर अम्मा या बहन कुछ काम तो करती होंगी, वरना गुजारा कैसे होगा? अम्मा की उम्र हो चली है, एक बकरी है, उसी को जंगल चराने लेकर जाती है। वहीं से कुछ लकड़ियां और फल तोड़कर लाती है। उन्हें बाजार में बेचकर जो धन आता है उसी से घर का चूल्हा जलता है। अच्छा, एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए घर पर हो आओ, अम्मा और बहन से मिल आना और उन्हें जो तुमने कमाया है सारा धन दे आना। इतने से तो तुम्हारी बहन का अच्छे से विवाह हो ही जाएगा। पर ध्यान रहे, जिस रास्ते से जाओगे वहां ठग रहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तुम्हारे पास इतना सारा धन है तो वो उसे तुमसे छीन लेंगे। तुम संभल कर जाना। ठीक है मित्र, मैं कल सुबह ही गांव के लिए निकल जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा जंगल से वापस आती है। वो अपने साथ कुछ लकड़ियां और फल भी लाती है। माँ, आ गई आप? ये लकड़ियां मुझे दीजिए। ठीक है बेटी, ये ले। गुरु भाई, मैं चलता हूँ, शाम तक घर भी पहुंचना है। ठीक है मित्र, अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ हाँ बिल्कुल। बलराम अपने घर की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते बलराम उसी जंगल में पहुंचता है जहां वो ठग रहते थे। अरे, ये तो वही जंगल है जिसकी गुरु बात कर रहा था। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, कहीं वो ठग ना मिल जाए। बलराम प्रभु का नाम जपते जपते आगे बढ़ता है। तभी उसे शेर के पंजों के निशान दिखते हैं। अरे, ये क्या? शेर के पंजे? लगता है यहाँ आसपास कोई शेर है। मुझे दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। भाई, बहुत दिनों से कोई इस जंगल से नहीं गुजरा। लगता है लोग हमारी ठगी के बारे में जान गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। तुम फिक्र क्यों करते हो? आज हमारे साथ ही ठग गया है, राज दरबार में राजा जी को ठगने। आज बड़ा हाथी मारकर आएगा वो। ठीक है, परंतु भाई, अगर राजा को हमारे इस कारनामे के बारे में पता चल गया तो राजा तो हमें बिना मौत के ही मौत दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम फिक्र मत करो। हम इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाने वाले। लो, वो आ भी गया। भाई, कुछ मिला? कुछ नहीं, बहुत कुछ। ये देखो कितना सारा धन। आज अच्छा बेवकूफ बनाया है राजा को। अच्छा, नकली मोती के हार के बदले ढेर सारा धन दिया है राजा ने हमें। वाह, चलो चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं अपने अड्डे पर, ताकि कोई हमें पकड़ ना पाए। बलराम उन ठगों की सारी बात सुन रहा होता है। ओह, ये तो ठग है जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं भी तो देखूं आखिर इनका अड्डा है कहाँ। परंतु अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो कहीं मेरी मेहनत की कमाई ना मुझसे छीन ले। ये धन मैंने अपनी बहन के विवाह के लिए एकत्रित किया है। अगर ये भी चला गया तो माँ और बहन के पास खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बलराम कुछ देर खड़े खड़े सोचता है। एक काम करता हूँ, इन ठगों को धन से मतलब होता है। मैं इस धन को पेड़ के खोखट में छुपा देता हूँ, वापस आकर इसे ले लूंगा। बलराम धन की पोटली को पेड़ की खोखट में छुपाता है और ठगों के पीछे पीछे जाने लगता है। बलराम देखता है वो तीनों ठग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। बलराम भी छुपते छुपते गुफा के अंदर चला जाता है। ये क्या? यहाँ तो शेर भी है और एक और ठग भी। आ गए तुम लोगों का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम दोनों का, और ये शेर भी, बड़ी जोरों से भूख लगी है इसे भी।
हाँ हाँ, हम इसके लिए शिकार लेने ही गए थे, पर आज कोई हिरण का बच्चा मिला ही नहीं। तुम लोगों को पता है ना इसे हिरण का बच्चा कितना अच्छा लगता है। अगर इसकी भूख शांत नहीं की गई तो ये हमें ही खा जाएगा। फिर हमारी रक्षा इस गुफा में कोई नहीं कर पाएगा। इस पेड़ की वजह से ही हम यहाँ इतने आत्मविश्वास के साथ ठगी कर पाते हैं। ठीक है, हम दोनों फिर से जाते हैं और इस बार हिरण का बच्चा लेकर ही लौटेंगे। ये लोग आए उससे पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। बलराम उसी खोखट के पास पहुंचता है जहां उसने अपनी धन की पोटली रखी थी। अरे मेरी धन की पोटली कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है, मैंने तो यहीं रखी थी। बलराम पोटली को बहुत खोजता है लेकिन पोटली उसे कहीं नहीं मिलती। हाय, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतने सालों से कुछ धन कमाया था वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं अम्मा और बहन के पास क्या मुंह लेकर जाऊं, समझ नहीं आ रहा। बलराम जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। अरे भैया आप! अम्मा, ओ अम्मा, देख तो भैया आ गए। आ गया बेटा तू। मेरी आंखें तुझे देखने को तरस गई थी बेटा। आज इस बुढ़िया के दिल को सुकून मिला है। हाँ माँ, मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आती थी। तू ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ तेरी हालत बता रही है तू ठीक नहीं है। कितनी कमजोर हो गई है तू। और लता, तूने भी अपना क्या हाल बना लिया है। लता फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे पता है बहन, घर की स्थिति मुझसे छिपी नहीं है। न जाने एक ऐसी परीक्षा है भगवान की। मैं इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहा ताकि कुछ धन कमा सकूं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूं, बहन की शादी करा सकूं। पर मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? सब ठीक तो है ना? बलराम सारी बात माँ को बताता है। बेटा, अभी हमारी किस्मत हमसे रूठी हुई है, इसलिए सारे अच्छे काम भी बुरे लग रहे हैं। माँ, इससे अच्छा क्या है? मेरी मेहनत का सारा धन तो कोई चुरा कर ले गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसे तो अच्छा कह रही है। तेरे पिताजी कहा करते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात तो मेरी समझ में कभी नहीं आई, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो सब बुरा ही हुआ। पर सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी ही होती है। क्या पता तेरी किस्मत में कुछ अलग लिखा हो। खैर जाने दे, जो हुआ उसे भूल जा। अब तू यहीं रहकर काम करना हमारे पास। हाँ माँ, अब मैं यही रहूंगा तुम दोनों के पास। कल सुबह ही देखता हूँ कोई काम। बेटी जा, वो जो बाजार से गुड़ लाई थी ले आ। थोड़ा थोड़ा खाकर पानी पी लेंगे। लता गुड़ लाती है। बेटा, इस गरीब बुढ़िया के पास इस झोपड़ी में इस गुड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। तू इसे ही खाकर पानी पी ले। तीनों थोड़ा थोड़ा गुड़ खाकर पानी पीकर सो जाते हैं। बेटा, मैं बकरी चराने जंगल जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। नहीं माँ, तू आज बकरी चराने नहीं जाएगी। हालत देख अपनी, क्या हालत हो गई है तेरी। एक काम करती हूँ माँ, अब से मैं जाया करूंगी जंगल। तू अभी जंगल को ठीक से जानती नहीं है बेटी, तू घर पर ही रह। माँ, मान जाना, मैं ज्यादा लकड़ियाँ भी ले आऊंगी और फल भी। अब मैं छोटी नहीं रही, मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ। कब तक मुझे बच्ची बनाकर रखेगी? हाँ माँ, तू अब आराम कर। आराम कहाँ इस बुढ़िया को, जब तक मेरे दोनों बच्चों की शादी नहीं हो जाती। फिर भी माँ, लता बच्ची नहीं रही, वो बकरी चरा लाएगी। तुम घर पर रहो। ठीक है, तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, जा बेटी। पर हाँ, ज्यादा घने जंगल में मत जाना और नदी के उस पार तो बिल्कुल भी मत जाना, समझी? माँ, तू फिक्र मत कर।
माँ मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कोई काम मिलता है कि नहीं। ठीक है बेटा। लता बकरी लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। कितना सुंदर जंगल है ये। रानी बकरी, तू ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास की ही घास खा ले। मैं जब तक कुछ लकड़ियाँ और कुछ फल तोड़ लेती हूँ। लता लकड़ी तोड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद, आज तो काफी लकड़ियाँ हो गई हैं। अच्छे खासे दाम मिलेंगे इनके मुझे। कुछ फल और तोड़ लूं, उसके बाद समय से घर निकल जाऊंगी। लता रानी बकरी को इधर उधर देखती है, लेकिन उसकी बकरी उसे कहीं नजर नहीं आती। रानी बकरी, ओ रानी बकरी, कहाँ है तू? अभी तो यही थी, कहाँ चली गई ये? लता बकरी को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे बकरी कहीं नजर नहीं आती। न जाने कहाँ चली गई। शाम भी होने वाली है। रानी बकरी, ओ रानी बकरी, कहाँ है तू? कहीं रानी बकरी इस नदी के उस पार तो नहीं चली गई? मुझे जाकर देखना होगा, पर माँ ने तो नदी पार जाने से मना किया हुआ है। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। लता नदी के उस पार रानी बकरी को ढूंढती ढूंढती पहुंच जाती है। तभी उसे रानी बकरी घास चरती हुई दिखाई देती है। तू यहाँ है और मैं तुझे सारे जंगल में देख रही हूँ। तू भी ना? मैं इस जंगल के बारे में अभी ठीक से नहीं जानती और तू मुझे यहाँ से वहाँ घुमा रही है। अरे ये तो खरगोश है, पर ये इस झाड़ी में कैसे फंस गया? अरे मैं इसे अभी निकाल देती हूँ। तू जा, अब इस कंटीली झाड़ी के पास मत आना। लता खरगोश को जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकालती है, खरगोश एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। कौन हो तुम? डरो मत, मैं राजकुमार सिद्धार्थ हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। पर तुम इस जंगल में कैसे, और तुम खरगोश से इंसान कैसे बन गए? एक बार की बात है, मैं इस जंगल में शिकार करने आया था। मुझे एक खरगोश दिखा और मैं उसका शिकार करने लगा। तभी एक तीर गलती से एक महात्मा को लग गया, जिसके बाद उन्होंने मुझे आजीवन इस जंगल में खरगोश बनकर रहने का श्राप दे दिया। तभी से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। बहुत मिन्नतों के बाद उन्होंने बताया, जब कोई इंसान इस जंगल में आकर तुम्हें स्पर्श करेगा, तभी तुम अपने असली रूप में आ पाओगे। और आज तुम्हारी वजह से मैं अपने असली रूप में आ गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, हाँ, अब मैं तुम्हारी वजह से अपने राज्य जा सकता हूँ। वर्षों से मैं इस जंगल में भटक रहा था, अब तो मेरी कई पीढ़ियां खत्म हो गई होंगी। ना जाने मुझे कोई पहचानता भी है कि नहीं। आप एक बार अपने राज्य जाकर तो देखिए, क्या पता आप सबको पहचान जाएं। अगर फिर भी लोगों को विश्वास ना हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। मैं यहीं पास के मीरपुर गांव में ही रहती हूँ। तुम वाकई बहुत ही अच्छे दिल की हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार अपने राज्य जाता है, लेकिन सब उसे पहचानने से मना कर देते हैं। इस दुनिया में धन ही सबका सगा है और कुछ नहीं। सब जानते हुए भी कि आज मेरे ही अपने मुझसे पहचानने से मना कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं खरगोश ही बना रहता। अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजकुमार को लता का ख्याल आता है। क्यों ना मैं लता के पास जाऊं, पर उसके घर जाना सही नहीं होगा। मुझे बाहर ही लता से मिलना होगा। राजकुमार लता के गांव जाता है। वहीं पास के कुएं में ही लता पानी भर रही होती है। लता, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर कुएं के पास मिल गई। राजकुमार जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं लता, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे अपनों ने ही मुझे पहचानने से मना कर दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा मत कहिए राजकुमार, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। इससे अच्छा तो मैं खरगोश ही बना रहता। लता, मैं जा रहा हूँ जंगल। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे माफ करना राजकुमार, चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं ठहरी एक गरीब लाचार, एक वक्त का खाना तक मुझे नसीब नहीं होता, फिर आपको मैं कहाँ से कुछ दे पाऊंगी।
मैं जानता हूँ लता, तुम्हारा हृदय बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पर आप जाएंगे कहाँ? अब वही जंगल मेरा घर है। राजकुमार ऐसा कहकर जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर बुढ़िया और उसके घर की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही थी। ना ही बलराम को ढंग का कोई काम मिल पा रहा था, ना बूढ़ी अम्मा कहीं से कुछ जुगाड़ कर पा रही थीं। बलराम जो काम करता उसे लोग थोड़ा कुछ अनाज दे देते, वो भी इतना कम होता कि आधा पेट ही भर पाए। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चल मैं जाती हूँ बकरी को लेकर। अब इस उम्र में बीमारी तो लगी रहती है। नहीं माँ, तू आराम कर। आराम हमारी किस्मत में नहीं है बेटे। माँ, अब से मैं ही बकरी को लेकर जाऊंगी, तू घर पर रह। लता ऐसा कहकर बकरी लेकर जंगल की ओर निकल जाती है और बलराम भी अपने काम पर निकल जाता है। लता, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। कैसे हैं राजकुमार आप? बस दिन गुजार रहा हूं। ऐसा मत कहिए, एक दिन सब सही होगा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। लता, ये बेर ले जाओ, इन्हें बेचकर तुम्हें अच्छा खासा धन मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लता अपनी बकरी और बेर की टोकरी लेकर घर पहुंचती है। आ गई बेटी। हाँ माँ, देख मैं कितने सारे बेर लेकर आई हूँ। ये बेर तो नदी के उस पार लगे हुए हैं, जहाँ कोई नहीं जाता। बेटी, तुझसे नदी के उस पार जाने को मना किया था ना, फिर तू उस पार क्यों गई? माँ, मैं उस पार नहीं गई थी, तेरी ये रानी बकरी गई थी उस पार। इसी को ढूंढते ढूंढते जब मैं नदी के उस पार गई तो देखा ये मीठे और स्वादिष्ट बेर लगे हुए हैं, तो मैंने इन्हें तोड़ लिया। कल सुबह जाकर इन्हें बाजार में बेच आऊंगी। नहीं, तू इन बेरों को लेकर बाजार नहीं जाएगी। जा, अभी फेंक कर आ इन सभी बेरों को। माँ, ये तू क्या कह रही है? बेर फेंकाऊं? इतनी मेहनत से मैंने ये बेर तोड़े हैं, ऐसे कैसे फेंकूं इन्हें? और तू इन्हें फेंकने की बात क्यों कर रही है? तू जानती नहीं है, नदी के उस पार वाला जंगल एक श्रापित जंगल है। वहां सारी चीजें श्रापित है। लोग उस पार कभी नहीं जाते, सब मना करते हैं उस पार जाने से। मेरी सास भी मुझे वहां कभी नहीं जाने देती थी। कहती थी, बहू कभी नदी के उस पार मत जाना, वो श्रापित जंगल है। क्या माँ, तू भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती है? कुछ नहीं है वहाँ। और ये बेर मैंने खुद खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। और जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बेटी, तू समझती क्यों नहीं? ये बेर कोई मामूली बेर नहीं है। देख कितनी चमक है इन बेरों में। अगर तू नहीं फेंक रही तो ला, मैं फेंक देती हूँ इन्हें। बूढ़ी माँ बेर को फेंकने के लिए उठती है। माँ, मत फेंक इनको, मत फेंक माँ। बलराम आता है। क्या हुआ माँ? लता, क्या हुआ? भैया देखिए ना, माँ को समझाइए। मैं इतनी मेहनत करके जंगल से बेर लेकर आई और माँ इन्हें फेंक रही है। पर माँ इन बेर को फेंक क्यों रही हैं? बेटा, जिस जंगल से ये बेर लाई है वो जंगल श्रापित है, और साथ ही वहां पाई जाने वाली हर चीज भी। इसलिए मैं इन बेरों को फेंक रही हूँ। बूढ़ी माँ उन बेरों को ले जाकर बाहर कचरे के ढेर में फेंक देती है। कल से मैं खुद ही बकरी चराने जाऊंगी, तू घर पर ही रहेगी। पर माँ, देख बेटी, इस बूढ़ी माँ को और मत सता।
ठीक से एक जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रही मैं। तुझे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। वो जंगल श्रापित है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लता, माँ हमारे अच्छे के लिए ही ऐसा कर रही हैं। तू अब से वहां मत जाना। अब गुस्सा छोड़ और ये कुछ अनाज और आटा ले, जाकर कुछ बना दे। मजदूरी मिली थी तो कुछ अनाज लाया हूं। ठीक है भैया। काफी दिनों के बाद बूढ़ी माँ के घर में चूल्हा जला था। सभी अच्छे से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात में मैं क्या करूं? मुझे राजकुमार की मदद करनी होगी। मुझे कैसे भी करके जंगल जाना होगा। सुबह होती है। माँ, मैं अब बिल्कुल भी उस पार नहीं जाऊंगी। मेरा विश्वास कर, अब मुझे जाने देना जंगल। ठीक है, लेकिन तू नदी के उस पार बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लता बकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है और राजकुमार से मिलती है। कैसे हैं आप राजकुमार? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। लता और राजकुमार मिलकर जंगल में एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं जिसमें राजकुमार रहने लगता है। अब लता रोज राजकुमार से मिलने आती। धीरे धीरे राजकुमार और लता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। राजकुमार बहुत सारी लकड़ियां और फल तोड़कर रखता, लता को दे देता। लता लकड़ियां लेकर बाजार में बेच आती। समय बीतता है और धीरे धीरे लता और उसके परिवार की स्थिति भी लकड़ी और फल बेचने से अच्छी होने लगी। लता रोज बकरी चराने के बहाने राजकुमार के लिए खाना बनाकर लाती और राजकुमार जो लकड़ी और फल तोड़ता उसे लता बाजार में बेच आती। लता खाने की पोटली बनाकर रोज रोज कहाँ ले जाती है, मुझे देखना होगा। बूढ़ी अम्मा पीछा करती हैं। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। ओहो, तो ये बात है। वाह बेटी, मेरे विश्वास का अच्छा सिला दिया है तूने मुझे। माँ, आप यहाँ? कौन है ये? मेरे पीछे तू ये सब करती है? जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है माँ। राजकुमार बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताता है। पर राजकुमार, ऐसे मिलना ठीक नहीं। लोगों को पता चला तो वो हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे। माँ, मैं लता को पसंद करता हूँ। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं लता से विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा खुश हो जाती हैं और उन दोनों का विवाह करा देती हैं। राजकुमार और लता खुशी खुशी उस कुटिया में रहने लगते हैं। एक दिन राजकुमार जब लकड़ी काट रहा होता है तभी उसे सिक्कों से भरी पोटली मिलती है। ये क्या? इस पोटली में क्या है? इतने सारे सिक्के? ये सिक्के किसके हो सकते हैं? राजकुमार घर जाता है। लता, देखो, सिक्कों से भरी पोटली। ना जाने किसकी है। मुझे पेड़ के खोखट में मिली। मुझे लगता है ये पोटली वही पोटली है जो भैया के हाथों गुम हुई थी। चलो इसे उनको लौटा आते हैं। मैंने ये पैसे तेरे ब्याह के लिए इकट्ठा किए थे। शायद ही तेरी किस्मत में ही था। तू रख ले इसे। कुछ दिन बाद। सेठानी, घर में शादी का माहौल है। सुना है राजा जी को कुछ ठगों ने मिलकर ठगी की है। नकली मोतियों के हार के बदले में ढेर सारा पैसा लूट कर चले गए। हमारा घर तो शादी का है, देख लेना कोई ठग हमारे यहाँ ना आ जाए। बलराम सेठ और सेठानी की बातें सुन रहा होता है। वो राजा जी के पास जाता है। प्रणाम राजा जी। प्रणाम। कौन हो तुम? मैं बलराम हूँ। मैं उन ठगों को जानता हूँ जिन्होंने आपके साथ ठगी की है। कौन है वो लोग और कहाँ हैं? मुझे बताओ, मैं उन्हें सता दूंगा।
ताकि दोबारा किसी के साथ ठगी ना करी जा सके। महाराज, इस राज्य के दाईं ओर जो घना जंगल है वहीं एक गुफा है। वहां पर 4 ठग रहते हैं। उनके साथ एक शेर भी रहता है जो सिर्फ हिरण का मांस ही खाता है। राजा हिरण के बच्चे को सैनिकों से मंगवाते हैं और अपने कुछ सैनिकों के साथ गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। लगता है ये वही गुफा है। सैनिकों, जाओ, वो सभी ठग भागने ना पाए। मुझे वो चारों चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सभी सैनिक हिरण का मांस लेकर गुफा में घुस जाते हैं और सभी ठगों को पकड़कर दरबार में ले आते हैं। बलराम, आज तुम्हारी वजह से ये चारों ठग पकड़े गए हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे कुछ ऐसा काम दिलवा दीजिए जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बलराम, तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैं चाहता हूं तुम मेरी पुत्री से विवाह करके इस राज्य के राजा का कार्यभार संभालो। मेरा कोई बेटा नहीं है, बस एक बेटी है, और तुम्हें राजा बनने के सारे गुण हैं। राजा बलराम की शादी अपनी पुत्री से करा देता है और राज्य का राजा भी घोषित कर देता है। बलराम अपनी माँ को भी अपने साथ महल ले आता है। एक दिन, क्या हुआ जी? किस सोच में बैठे हैं आप? बड़े चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं राजकुमारी, बस बहन की याद आ गई। न जाने वो कैसी होगी। एक काम करते हैं, हम आज ही जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और उन्हें यहाँ ले आते हैं। ठीक है। सुबह राजकुमारी और बलराम लता के घर पहुंचते हैं। भैया, आप? कैसी है बहन? मेरी आंखें तुझे देखने को तरस गई थी। मैं ठीक हूँ। भैया, माँ कैसी है? माँ भी ठीक है। ये तेरी भाभी है। अरे वाह, कैसी है भाभी? मैं ठीक हूँ। हम तुम दोनों को यहाँ से ले जाने आए हैं। चलो हमारे साथ राजकुमार। आपका राज्य जल्दी ही आपको वापस होगा, देखना आप। नहीं राजकुमारी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी पत्नी दे दी, अब मुझे सब मिल गया। इस तरह सभी खुशी खुशी एक ही महल में रहने लगते हैं।